hey guys, and welcome back to my YouTube channel Shreya, where knowledge meets creativity, and our main aim is to fuel minds and framing dreams. So without wasting any time further, let's get started with the video. So as I said, हमारा वीडियो हमेशा थॉट ऑफ द डे से स्टार्ट होगा. तो आज का थॉट ऑफ द डे है बाय एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको सभी जानते हैं. वो ये है कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल. अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपका जो भी आपको सिंगल माइंडेड होना पड़ेगा अपने गोल के तरफ. मतलब एक वही चीज़ है जिसके आप ऊपर अपना पूरा एफर्ट, पूरा फोर्स लगाओगे, पूरे एनर्जी लगाओगे, पूरा फोकस करोगे कि मुझे यही अचीव करना है, यही मेरा गोल है, और उसके प्रति आप ईमानदार होंगे और उसके प्रति आप अपना सारा डिवोशन दिखाओगे उस एक गोल के लिए. यू हैव टू बी सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल. दिस इज व्हाट एपीजे अब्दुल कलाम से. और हमने मैनेजमेंट में ये भी देखा है कि उसका फीचर कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट. वो गोल को अचीव करने के लिए सारे एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देता है. तो उसी तरीके से हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए वी हैव टू बी सिंगल माइंडेड डिवोशन टू आवर गोल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी जो हमारा आज का टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो कमिंग बैक टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब. ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? एंड रिजल्ट्स या डेस्टिनेशन. जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारे क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना. सबके हिसाब से बेस्ट मार्क उसके हिसाब से कुछ और हो सकता है कि एवरेज बच्चे के लिए 70 से 80 के बीच में बढ़िया हो सकता है, किसी मीडियम या अच्छे बच्चे के लिए 95 या उससे अबव अच्छा मार्क्स माना जा सकता है. तो हमारा एंड रिजल्ट क्या है कि हमें अच्छा स्कोर करना है. क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा स्कोर करना, अच्छा परफॉर्मेंस देना अपना. तो वही ऑब्जेक्टिव मतलब एंड रिजल्ट या डेस्टिनेशन होता है. नाउ मूविंग ऑन कि कितने तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं. दूसरा सोशल होता है, और लास्ट वाला पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है. केवल 3 होते हैं. कौन कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हम लोग इकोनॉमिक भी कहते हैं, दूसरा सोशल, और तीसरा पर्सनल. अब एक एक करके देखते हैं कि इनमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं. अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, और ये तीनों ऑर्डर में होना चाहिए. सबसे पहले सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. तो सबसे पहले अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो पहले वो ये कोशिश करेगा कि हम कैसे मार्केट में अपनी पकड़ बनाएं और कैसे हम लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएं, राइट. तो कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले सर्वाइवल का सोचेगा, ठीक है. अगर डिस्कवरी चैनल में वो कौन सा एक शो आता था ना, जिसमें वो अलग अलग जगह पे जाते थे, फॉरेस्ट में जाते थे और वहाँ पे रहते थे. तो सबसे पहले वो क्या देखते थे? अपने सर्वाइवल के लिए देखते थे कि कहाँ हम लोग रह सकते हैं, क्या खाने को मिल सकता है. तो वो चीज़ है. तो सबसे पहले हम लोग अपना सर्वाइवल देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे अपने प्रॉफिट के बारे में कि अच्छा सर्वाइवल हो गया, अब हम लोग अच्छे से हमारी मार्केट में पकड़ बन चुकी है, अब लॉन्ग टर्म में हम लोग का सर्वाइवल हो रहा है. तो हम लोग को दूसरी चीज़ जो देखनी है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो से लेकर अभी तक कई बार बोल चुका है, वो है प्रॉफिट. तो दूसरा मोटिव हम लोग प्रॉफिट का अपना कंप्लीट करेंगे. और जब हमें ये दोनों मिल जाते हैं कि अब हम लंबे समय तक सर्वाइव भी कर दिए, हमें प्रॉफिट भी मिल गया, तो हमारा थर्ड मोटिव होता है ग्रोथ का. जब हम लोग आगे बढ़ें, आगे एक्सपेंशन करें उसमें अपने बिजनेस में. तो ये चीज़ें हमारी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आती है. अब अगर हम लोग बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो इसमें बेसिकली सोसाइटी के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम लोग अगर रॉ मटेरियल्स जो भी रिसोर्सेज हैं अगर हम लोग ले रहे हैं उनसे, सोसाइटी से, तो ये किसी भी कंपनी या बिजनेस का ये एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो रिटर्न में उन्हें कुछ दे. तो रिटर्न में क्या चीज़ें ले सकता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी बोला था, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करके या गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन करके, मतलब क्वालिटी सामान की सही रहे, ठीक है, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स यूज हो, ठीक है. जैसे कि इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे होंगे? पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम, ओके, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना, जिससे कि ज़्यादा केमिकल्स ना इस्तेमाल करना, ताकि हमारे एनवायरनमेंट जो है प्रदूषित हो और ख़राब चीज़ें ना हो. नदी में जो है जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, केमिकल वेस्ट मटेरियल्स है, उसको पानी में ना डालना, ठीक है. Following the rules and regulations by the government. And the last one is opportunities to employees. उन्हें भी opportunities प्रोवाइड करना, उन्हें भी इनिशिएट लेना, उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना. ये सारी चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं, राइट. अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में. तो इसमें बेसिकली कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स प्रोवाइड करना, जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं. पीयर रिकग्निशन देना, उन्हें एम्प्लॉई एज अ एम्प्लॉई वो काम कर रहे हैं या एज अ वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक रिकग्निशन देना, एक स्टेटस देना. मे बी हम उन्हें अवार्ड दे दें, या फिर हम उन्हें सर्टिफिकेट दे दें, या फिर हम उन्हें एज अ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या ईयर ऐसा करके उन्हें सम्मानित करें. तो ये पीयर रिकग्निशन में आता है. लास्ट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि पर्सनल या सोशल ऑब्जेक्टिव्स यहीं पर रुक जाते हैं, इसके आगे भी कई सारी चीज़ें हैं, बट ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कॉमन, जो कि आप अपने इनकेस क्वेश्चन पूछता है तो आप अपने आंसर शीट में ऐसे लिख के समझा सकते हैं. सो आई होप ये क्लियर हो गया कि 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हम लोग इकोनॉमिक भी कहते हैं, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग समझेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी इनको कहा जाता है, ठीक है. तो ऑपरेशनल को सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं. अब अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर कौन कौन आता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओ, सीएफओ, सीईओ,
COO, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें HRM दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आता है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। अगर एक ट्रिक बताएं तो मिडिल मैनेजमेंट को याद करने के लिए ये कि जितने भी मैनेजर करके अगर वर्ड दिया रहेगा वो मिडिल लेवल में ही आएगा। एक इसमें कंफ्यूजिंग कह सकते हैं हम लोग अभी, जैसे अगर बोलेगा कि वो इज नोन एज द फर्स्ट लाइन मैनेजर या ग्राउंड मैनेजिंग ड्यूटी, तो वो ऑपरेशनल लेवल होता है या सुपरवाइजरी लेवल होता है। इनको ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को या लोअर लेवल वालों को हम लोग फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं और ग्राउंड मैनेजिंग ड्यूटी भी कहते हैं। क्योंकि अगर किसी वर्कर को अगर प्रॉब्लम होगी फैक्ट्री में काम करने में तो वो सबसे पहले इनके पास आता है, इसलिए इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर कहते हैं या फिर ग्राउंड मैनेजिंग ड्यूटी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे है ना, ग्राउंड लेवल पे है, इस वजह से। ठीक, तो हम लोग कहाँ पर थे, ये मिडिल मैनेजमेंट समझ लें कि जो भी मैनेजर करके आएगा वो मिडिल मैनेजमेंट में आएगा। अब ऑपरेशनल लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा, मिडिल मैनेजमेंट में प्लांट सुपरिटेंडेंट आते हैं। ठीक, और अगर हम लोग इसमें ऑपरेशनल की बात करें तो इसमें सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन और सेक्शन ऑफिसर आता है। अब ये फोकस करोगे तुम लोग कि यहाँ ऑपरेशन लेवल में ये सुपरिटेंडेंट दिया हुआ है और यहाँ मिडिल लेवल मैनेजमेंट में प्लांट सुपरिटेंडेंट दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर बोर्ड में 12th में अगर देखा जाए उसमें भी ये पूछा जाता है, इवन CUET में भी ये पूछा जाता है। ये उसके फंक्शन देकर या इनमें से कोई चीज़ देकर और पूछ लेगा कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अंदर आता है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या क्या काम होता है। तो पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। बिजनेस में जो भी कह लो, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री, व्हाटएवर जो भी कह लो, कहीं पर भी टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर है तो उसका मेन काम होता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना। ठीक, दूसरा, इंश्योर्स करना ऑपरेशंस, कि ऑपरेशन सही से हो उसका देखने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट है। फॉर्मुलेट्स पॉलिसी, कंपनी में पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है। ओवरऑल मैनेजमेंट देखना वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। इंश्योर्स कंट्रोल, हर चीज़ों पे कंट्रोल रखेगा। ठीक है, फिर डेवलप्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं। अगर हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो ये कोऑपरेशन करते हैं। देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, अगर अच्छी तरीके से नहीं पता होगा कि कौन कोऑर्डिनेशन करता है कौन कोऑपरेशन, तो फिर रिस्की हो जाएगा एग्जाम में। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है और कोऑपरेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, इंश्योर्स प्रॉपर स्टाफिंग, ये भी पूछता है कई बार, ठीक है, कि प्रॉपर स्टाफिंग के लिए कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, ये टॉप लेवल और ऑपरेशनल लेवल के बीच में काम करता है एज अ लिंक। इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है उसको ये इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको समझाता है, उसको नीचे आगे तक लोअर लेवल तक उसको इंटरप्रेट करता है और कैसे वो पॉलिसीज काम करेंगी उसके बारे में समझाता है, बताता है। और लास्ट में मोटिवेट करना एम्प्लॉइज, ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। अब हम लोग अगर देखते हैं कि लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर या ग्राउंड मैनेजिंग ड्यूटी, कई सारे इसके नाम है बाय द वे, उनका क्या काम है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फॉर्मुलेट करते हैं प्लान को। इंश्योर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए लोअर लेवल यानी ऑपरेशनल लेवल रिस्पॉन्सिबल है। एडिक्वेट प्रोडक्शन हो, क्योंकि भाई वहीं पे वर्कर्स काम करते हैं तो सही तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं वो उन्हीं का देखने का काम है। सुपरवाइजर्स देखते हैं बेसिकली। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जो भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। और लास्ट वाला, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द थिंग्स। सो आई होप कि ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसमें कि हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अगर हम पूछें कि कोऑपरेशन कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, देखते हैं तुम लोगों को कितना आता है और इससे भी पता चलेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तुम लोग ने वीडियो देखा कि नहीं देखा। सो एज आई सेड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग इसमें 3 तरीके से मैनेजमेंट को रख के देखेंगे। जैसे कि पहला हो गया साइंस, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ठीक है, ये कुछ बेसिकली कह सकते हो कुछ क्राइटेरियाज हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रेम्स हैं जिसमें हम लोग मैनेजमेंट को रख के देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस की तरह होता है या नहीं, या एज अ आर्ट है या नहीं, या एज अ प्रोफेशन है या नहीं। तो हम लोग इसको समझते हैं। जैसे एज अ साइंस सबसे पहले समझते हैं कि साइंस का मतलब क्या होता है। इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली साइंस में ज़्यादातर हम लोग प्रिंसिपल्स, थ्योरीज उनके बारे में पढ़ते हैं और कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि अगर ये चीज़ होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल फॉलिंग, तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। अब अगर हम लोग आर्ट की बात करें, सो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। व्हाट डिस्टिंग्विशेस सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम लेस सक्सेसफुल मैनेजर इज द एबिलिटी ऑफ वन टू पुट दीज प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। तो इसमें ये कह रहा है कि आर्ट में सब चीज़ें सेम होती हैं, प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं वो थ्योरी सब सेम होती हैं, बट ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक सक्सेसफुल मैनेजर को जो है सक्सेसफुल मैनेजर को अलग बनाती है लेस सक्सेसफुल मैनेजर से, वो है उनका वे ऑफ प्रैक्टिस। वो उस प्रिंसिपल की एबिलिटी ऑफ वन टू पुट दीज प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस।
कोई उस चीज़ को किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है वो डिपेंड करता है, और वही एक इंसान को सक्सेसफुल मैनेजर या लेस सक्सेसफुल बनाता है। अब जैसे पढ़ाई के मामले में भी देख लें तो क्या मतलब, देखो सबके पास भगवान कोई अंतर नहीं करते, सबके पास भगवान ने सेम लेवल ऑफ दिमाग दिया है, राइट। अब तुम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हो वो डिपेंड करता है। अब भाई एक टॉपर जो क्लास में फर्स्ट आता है वो और जो एक एवरेज बच्चा है बहुत पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, तो उसके पास तो सेम दिमाग है, बट क्यों दोनों में इतना डिफरेंस है, एक फर्स्ट आता है और एक लास्ट आता है, क्यों डिफरेंस है? इसी चीज़ का डिफरेंस है कि वो किस तरीके से अपने ब्रेन को यूज़ करता है, या नॉलेज जो उसने ली है उसको किस तरीके से वो यूज़ करता है, ठीक। और एज अ प्रोफेशन बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज रिक्वायर होती है जो कि आपको बाकियों से अलग बनाती है। जैसे लॉयर को जो स्किल्स या नॉलेज चाहिए होगी वो किसी डॉक्टर को नहीं चाहिए, राइट, और जो स्किल्स या नॉलेज डॉक्टर को चाहिए वो किसी पुलिस को नहीं चाहिए। तो वो स्पेसिफिक स्किल्स या नॉलेज ही एक प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन से अलग बनाती है। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि एज अ साइंस में कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आई होप कि ये विजिबल होगा, यहाँ पे ये इरेज हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल्स प्लस थ्योरीज है। पहले हम लोग इसको समझते हैं। एक मिनट, तुमने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये मैनेजमेंट में भी होती है और ये साइंस में भी पाई जाती है। अब वो कैसे? अब जैसे मैनेजमेंट का जो इसमें बिजनेस स्टडीज़ का जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, और बिजनेस स्टडीज़ में तो हम लोग खूब थ्योरीज पढ़ते ही हैं। या मैनेजमेंट भी अगर MBA देखा जाए या BBA देखा जाए तो उसमें थ्योरीज हैं, राइट, उसमें कुछ सिस्टमैटिक नॉलेज है, राइट। तो वो मैनेजमेंट में है और साइंस में तो होती ही है। साइंस में भी जो मोटी मोटी किताबें हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो उसमें भी नॉलेज है ना, उसमें भी थ्योरीज हैं, उसमें भी प्रिंसिपल्स हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइंस में तो ये फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का पहले से था ही, अब मैनेजमेंट में भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में मैनेजमेंट का ये जो साइंस का फीचर है वो मैनेजमेंट के केस में अप्लाई करता है, ठीक। हमें बस ये देखना था कि साइंस का फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये जो फर्स्ट फीचर था ये साइंस में भी है और मैनेजमेंट में भी है। दूसरा फीचर देखा जाए यूनिवर्सल वैलिडिटी का, इसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है ये साइंस में है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं। अब क्यों? साइंस में देखो, जैसे वाटर का हमने एग्जांपल दिया था, उसका केमिकल कंपाउंड H2O है, वो इंडिया में भी H2O ही रहेगा और USA में भी H2O ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब बताया था जो कि हर जगह हो, राइट। तो H2O जो वाटर का केमिकल कंपाउंड है वो इंडिया में भी सेम है और USA में भी, तो ये यूनिवर्सल हो गया। अब रही बात मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो इस केस में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मैनेजर डील्स विद द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग्स। अब जो इंडिया का मैनेजर है वो एक जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो उसको किसी और तरीके से ठीक कर सकता है, और जो USA का मैनेजर है वो किसी और पर्सपेक्टिव से सोच के उसको किसी और ढंग से सही कर सकता है, ठीक। क्योंकि अलग अलग लोग हैं, उनके सोच उनके विचार अलग अलग हैं, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जो 2 अलग अलग लोग कर रहे हैं वो भी अलग ही होगा, डिफरेंट ही होगा। तो वो डिपेंड करता है कि मैनेजर उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है, ठीक। तो उसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक, तो उसके कई अलग अलग तरीके होते हैं। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक शॉर्ट प्रोसेस होता है। कोई बच्चा शॉर्ट प्रोसेस लगा के आंसर सॉल्व कर सकता है, कोई बच्चा लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करके आंसर ले आ सकता है। मेन मुद्दा क्या है कि हमें आंसर तक पहुंचना है। अब हम छोटे रास्ते से पहुंचे चाहे बड़े रास्ते से पहुंचे, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों के ऊपर। अब राम ने शॉर्ट प्रोसेस यूज़ किया, श्याम ने लॉन्ग प्रोसेस यूज़ किया। तो वैसे ही अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक मैनेजर किसी दूसरे तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और दूसरा मैनेजर किसी दूसरे तरीके से कर सकता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि दिस फीचर ऑफ साइंस विच इज यूनिवर्सल वैलिडिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ओके, साइंस में तो ये चीज़ है बट मैनेजमेंट में ये नहीं है। लास्ट अब समझते हैं प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें भी हम कहेंगे कि ये फीचर साइंस में तो है ही, राइट, क्योंकि साइंस में कितनी सारी चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे करते हैं, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट डील्स विद HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं, और हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई एक्यूरेट चीज़ें नहीं हैं। जैसे साइंस में अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ हमें इस एक्सपेरिमेंट को करते समय ये चीज़ इतने प्रोपोर्शन में डालनी है, ये चीज़ इतने प्रोपोर्शन में डालनी है, राइट, मतलब अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रोपोर्शन में डालना है और हमें रिजल्ट यही मिलेगा कि यहाँ पे एक्सपोजर हो जाएगा, मान लो सपोज, राइट। बट अगर हम लोग मैनेजमेंट में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट के केस में कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर है तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो उसमें चीज़ें एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये वाला जो फीचर साइंस का, वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग जो कंक्लूजन है अब क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर और परफेक्ट साइंस एज फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट इट इज सोशल साइंस, सॉफ्ट और इन एग्जैक्ट साइंस हम लोग कह सकते हैं इसको। एकदम हम लोग इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं कहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह, बट हम लोग इसको इन एग्जैक्ट साइंस जरूर कह सकते हैं। सो आई होप कि ये साइंस वाला पोर्शन समझ में आया होगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आए होंगे। ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट,
देखा जाए। तो इसमें हमने ये समझ लिया था राइट, इसकी डेफिनेशन आर्ट की। इसका पहला फीचर क्या है आर्ट में, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट में भी नॉलेज होती है और मैनेजमेंट में भी नॉलेज होती है, हम लोग को पता है। आगे चल के जब हम लोग MBA BBA करते हैं तो हम लोग को वो मोटी मोटी किताबें मैनेजमेंट के बारे में पढ़नी होती हैं। तो मैनेजमेंट में इस आर्ट का ये फीचर है। और आर्ट में हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज तो पढ़ते ही हैं, जैसे कि अब कुछ लोग 11th 12th में अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा फाइन आर्ट्स लिए होंगे तो उन लोग को भी पतली सी एक किताब होती है, तो वो भी नॉलेजेबल थ्योरेटिकल नॉलेज उसमें दिया रहता है राइट। तो हम लोग कहेंगे कि आर्ट में भी नॉलेज है और मैनेजमेंट में भी हम लोग ये थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ते हैं। तो वी कैन से दैट दिस फीचर ऑफ आर्ट, दैट इज एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज वेल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड फीचर ऑफ आर्ट, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो ये इस केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का, ये मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है और आर्ट में भी एप्लीकेबल है। कैसे समझते हैं? आर्ट में कोई 2 एक्टर्स हैं, 2 सिंगर्स हैं, 2 राइटर्स हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था कि 2 अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, अलग अलग नजरिया हो सकता है किसी एक काम को करने का। अब जैसे 2 गाना गाने वाले लोग हैं, सिंगर्स हैं राइट, तो उनका गाना गाने का तरीका अलग अलग होगा राइट। किसी को जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लोफी सॉन्ग्स वैसे पसंद होंगे गाने को, और किसी को एकदम वो रॉक स्टार एकदम वैसा वाला एनर्जेटिक वाले गाने पसंद होंगे, वैसे गाने गाते होंगे वो लोग। तो सब अपने, तो क्या है कि दोनों सेम फील्ड में, सिंगिंग की फील्ड में, लेकिन उनका जो डिवीजन हुआ कि एक सॉफ्ट और लोफी गाना सुनता है या गाता है और दूसरा हिप हॉप या फिर बहुत ज़्यादा रॉक स्टार बैंड वैसे वाले टाइप्स गाने गाते हैं, एनर्जेटिक वाले गाने। तो उस केस में सबका अलग अलग पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है आर्ट को प्रेजेंट करने का, ठीक। और मैनेजमेंट में अगर हम लोग बात करें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की, तो डिपेंड्स अपॉन मैनेजर्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि 2 अलग अलग मैनेजर्स हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन प्रॉब्लम सेम है, तो उनका अलग नजरिया हो सकता है उस प्रॉब्लम को देखने का और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी। वो अपने तरीके, अपने पर्सनलाइज्ड तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, लास्ट इसका फीचर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो देखो ये जो पॉइंट है ये आर्ट में भी है और मैनेजमेंट में भी है। आर्ट में हम लोग को प्रैक्टिस रिक्वायर होती है, कोई किसी की ड्राइंग करने का बहुत मन होता है या उसमें कोई अच्छा है, तो वो उस चीज़ को और अच्छा, उसमें और बेहतरीन बनने के लिए वो उसको और प्रैक्टिस करेगा राइट। और ये ज़रूरी नहीं कि केवल पेंटिंग में ही या ड्राइंग में ही है, आप इसको एज अ डांस में भी देख सकते हैं, कोई भी कला हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की भी कला हो सकती है। कला का कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं है राइट, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं कि अगर हम यही करेंगे उसी को हम लोग आर्ट कहेंगे राइट। तो कुछ भी हो सकता है, उसमें इंसान की प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब कोई मान लो कि कोई पेंटिंग है, कोई एक नॉर्मल तरीके से बना दिया राइट। अब कोई दूसरा इंसान है जो कि उसमें वो भी सेम बनाया बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके अपनी क्रिएटिविटी से वो उसको थोड़ा अलग बना सकता है दूसरों से राइट। तो हमें पता है आर्ट में जो है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए ही होती है, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, डांस हो, सिंगिंग हो या कोई भी पेंटिंग करना हो, वो सारी चीज़ें। और वही चीज़ मैनेजमेंट में भी होती है। जैसे कि मान लो मैनेजर कोई मैनेजमेंट में कोई भी कंपनी में क्रिटिकल केस स्टडी कर रहा है राइट, तो वो अपनी खुद की थ्योरीज बनाएगा, अपने लॉज बनाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस क्रिटिकल स्टडी को सॉल्व करने के लिए। तो वो प्रैक्टिस करेगा ना अपने स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज़ फीचर जो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये जो फीचर है आर्ट का, ये मैनेजमेंट और आर्ट दोनों में एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग इससे क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट आर्ट राइट। यहाँ साइंस में हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक इन एग्जैक्ट सॉफ्ट या सोशल साइंस है, नॉट अ प्योर और परफेक्ट साइंस। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट आर्ट है राइट। अब आते हैं हम लोग लास्ट इसमें, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्रोफेशन। इसमें कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो कुछ लोग मानते होंगे, अगर अभी के दौर में, अभी के टाइम में पूछें हम कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है, तो कई लोग कहेंगे कि हाँ है। लेकिन जो हमारी बुक में चीज़ें दी हुई हैं, ओल्ड पुरानी चीज़ें दी हुई हैं, जो भी कॉन्सेप्ट या नॉलेज, उसके हिसाब से हम लोग कहेंगे कि नहीं, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। क्यों? इसका केवल एक ही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि प्रोफेशन में भी होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। और ये पॉइंट हम लोग आर्ट और साइंस दोनों में ही देखे थे कि इन दोनों में नॉलेज होती है, तो प्रोफेशन में भी जो नॉलेज है वो मैनेजमेंट में होती है, ठीक। लेकिन जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस टू अदर्स या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इनमें प्रोफेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होते। सॉरी, अभी लास्ट वाली लाइन ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट डज नॉट पोजेस ऑल द नेसेसरी फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, बट इट्स मूविंग फास्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। कि अभी वो पूरे तरीके से प्रोफेशन के सारे जो भी नेसेसरी ज़रूरी फीचर्स हैं जो कि मैनेजमेंट को एज अ वो बनाए, एज अ प्रोफेशन बनाए, वो अभी उसने पूरी नहीं की है राइट। बट आगे चल के इन फ्यूचर मैनेजमेंट को हम लोग प्रोफेशन पूरे तरीके से कह सकते हैं, ठीक। तो आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पे अब हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है साइंस नहीं है, ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है।
और यहाँ पे मैनेजमेंट को हम लोग एक एग्जैक्ट आर्ट कह सकते हैं और प्रोफेशन के केस में हम लोग नहीं कह सकते। अगर ये पूरा आता है तो ये 6 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आ सकता है लिखने के लिए। तो उसमें जब ये लिखना प्रोफेशन वाला तो उसमें ये लाइन लिखना मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारे पूरे आंसर को कंप्लीट बनाएगा। और अगर तुम ये लाइन नहीं लिखते तो टीचर को तुम एक चांस दे रहे हो कि वो तुम्हारा 1 नंबर या कुछ नंबर काट सके, तो इस बात का ध्यान रखना। So now these are some important lines which you can write while writing your answers, और ये आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाएगी, राइट। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, अगर नोट्स बना ले तो वीडियो देखते देखते, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट इज द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस, और ये है साइंस इज द रूट एंड आर्ट इज द फ्रूट, एंड द लास्ट वन इज दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट and a science are therefore not mutually exclusive but complement to each other. Now our last topic is about coordination, and we will study the features as well. And yeah, so let's move on to the last topic of our chapter. Okay, so now let's move on to the last topic of our first chapter. दो वीडियो में हमने इसे कंप्लीट कर लिया। लास्ट टॉपिक ये है कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसको बेसिकली अगर कोऑर्डिनेशन से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब कि सबको साथ में लेकर चलना। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया सो दैट सही से समझ में आए कि सबको साथ में लेकर चलना। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, बेसिकली एक टीम वर्क की बात होती है, राइट। जो भी ग्रुप में इंडिविजुअल्स हैं उनको साथ में लेकर चलना, तो ये सबको साथ में लेकर चलना। और अगर हम लोग इसको मतलब कैसे कुछ कीवर्ड्स हैं दिए हुए एनसीईआरटी में जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज नोन एज द थ्रेड इन अ गारलेंड, या आप इसको अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो कि पहले तो लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन इज लाइक अ थ्रेड इन अ गारलेंड, राइट। And it is a separate function of management, it is a force that binds the functions of management. तो अब जैसे कि हमने क्या बोला कि एक सेपरेट फंक्शन है, तो हमने 5 फंक्शन हमने देखा था। ये POS DC, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। तो ये जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन काम करता है एज अ सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरह, और ये एक तरीके से एक फोर्स है जो कि बाइंड करती है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। मतलब ये सारे जो है ना, इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन है ये इन सब के ऊपर एक मतलब ऐसे फोर्स की तरह काम करती है और इन सबको बाइंड करती है। कैसे बाइंड करती है, जैसे कि फूल की जो माला होती है, लाइक अ थ्रेड इन अ गारलेंड, तो बस उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं, डिफाइन कैसे करें कोऑर्डिनेशन को, तो इट सिंक्रोनाइज और इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल गोल सबको पता है जो कि प्रॉफिट मेकिंग होता है, और ये सिंक्रोनाइज करता है या इंटीग्रेट करता है, मतलब कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देता है, उसको एक साथ लेकर आता है, ग्रुप एज अ टीम वर्क काम करता है ताकि हम अपना जो गोल है वो अचीव कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। अब हम लोग क्यों कहते हैं कोऑर्डिनेशन को एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज फॉर अचीविंग हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स, अगर किसी भी कंपनी में कोऑर्डिनेशन या किसी भी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है तो उससे हार्मनी अचीव होती है। हार्मनी रहेगी, शांति होगी, तो क्या होगा कि हमारा जो इंडिविजुअल का एफर्ट्स होगा वो एक डायरेक्शन में हम लोग उसको देख सकेंगे, सो दैट वी कैन अकम्प्लिश और आवर ग्रुप गोल्स, राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग एसेंस कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का एक ही मोटिव ही है कि उसे भाई अपना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करना है, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है, क्योंकि अगर हार्मनी रहेगी, शांति रहेगी, सब मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, टाइम बचेगा, पैसा भी कम लगेगा और चीज़ें अचीव भी हो जाएंगी। और अगर मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट की बात सुनने को तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे ना चीज़ इफेक्टिवली एफिशिएंट होने नहीं वाली, पैसा ज़्यादा लग सकता है, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा उसमें, क्योंकि लड़ने में जब सारा समय चला जाएगा तो फिर काम कब करेंगे, राइट। तो अब हम लोग इतना समझ लिए क्या है, राइट। अब हम लोग समझते हैं इसके भी नेचर्स, कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन के, उसको समझते हैं। पहला क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक फोर्स है जो कि बाइंड करता है एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को, एक डायरेक्शन देता है, तो बस एक डायरेक्शन दिया तो लोग एक ही तरफ एक ही चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हैं, राइट। तो इसको यूनिटी ऑफ एक्शन कहते हैं, एक बाइंडिंग फोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर के बीच में तो काम सही से हो पाएगा, वो लोग एक्शन लेंगे रादर देन क्योस क्रिएट करने या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने से, राइट। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और वो लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, मानेंगे, तो काम हो पाएगा, एक्शन वो लोग ले पाएंगे, राइट। क्योंकि जैसे पढ़ाई के मामले में हम लोग कहें कि हम लोग कितनी स्ट्रैटेजीज बना लें, कितनी प्लान बना लें, लेकिन अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उस प्लान, उस स्ट्रैटेजी सब पानी में चली जाएगी, क्योंकि हम उसको बनाने में भी एक टाइम लगता है ना। हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि अच्छा हमें कैसे क्या क्या करना है, सिलेबस खत्म करना है, तो वो स्ट्रैटेजी बनाने में भी आधा घंटा लगा तुम्हारा, या 45 मिनट या 1 घंटा, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर एक्शन नहीं लोगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे कि एक्शन नहीं होगा। तो ये बता रहा है कि इसका फीचर है कि कोऑर्डिनेशन
यूनाइट्स दी एक्शंस। ओके, दूसरा है कि परवेसिव। परवेसिव का हमने मतलब समझा था कि परवेसिव मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, जो चीज़ हर जगह हो। तो कोऑर्डिनेशन भी हर जगह जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो स्कूल में टीचर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उनके बीच में भी लड़ाई होगी, तो बच्चों को कितना पढ़ाएंगे वो लोग, या फिर लड़ाई में अपने बिजी रहेंगे। अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो किसी भी पेशेंट की जान जो है खतरे में जा सकती है, राइट। तो कहीं पर भी हर जगह हो, प्रॉफिट मेकिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, ठीक। अब तीसरा हो गया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन, नॉट अ वन टाइम फंक्शन। मतलब जरूरी नहीं कि एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया तो अगली बार कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं, हर टाइम चाहिए, ये कंटिन्यूअस है, चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने ये बताया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद वापस से प्लानिंग चालू होती है, राइट। जब ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, परवेसिव है, तो इसको जो फोर्स बाइंड कर रही है दैट इज कोऑर्डिनेशन, वो भी परवेसिव और कंटिन्यूअस होगी। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, तो ये हमने पहले वाले में ही और आगे भी पढ़ लिया कि इट यूनिफाइज अनरिलेटेड नीड्स इनटू पर्पसफुल एक्टिविटीज। मतलब जो भी अनरिलेटेड नीड्स हैं, अनवांटेड चीजें, उसको एक डायरेक्शन देके वो उसको नीडफुल या पर्पसफुल बना दे रही है, राइट। अब जो इसका सेकंड लास्ट फीचर दिया हुआ है दैट इज डेलिब्रेट फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब क्या हुआ कि जानबूझ के करना किसी चीज को, राइट। तो कोऑर्डिनेशन को ऑर्गेनाइजेशन में जानबूझ के करना होता है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमें कोई भी चीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल होगा वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब डेलिब्रेट मतलब जो चीज नेसेसरी हो, कंपल्सरी हो, राइट। अब इसमें क्या है कि कोऑपरेशन अगर है कंपनी में, राइट, बट लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफर्ट्स जो है पानी में चले जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, राइट। और अगर कोऑर्डिनेशन हो रहा है लेकिन कोऑपरेशन नहीं है तो इसका मतलब डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज होता है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट फीचर दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो कोऑर्डिनेशन किसी एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करना होगा। अगर हम ये कहें कि कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करे तो ये गलत बात है। आई नो कि मैंने टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये फीचर बताया था कि कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है और मिडिल लेवल कोऑपरेट करता है, लेकिन समझो इस बात को, अगर टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल वाले एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो क्या टॉप लेवल वाले पॉलिसी बना पाएंगे? क्या ये मिडिल लेवल वाले उस चीज पॉलिसी को इंटरप्रेट कर पाएंगे, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल वाले लोग फॉलो करेंगे? मिडिल लेवल वाला कह देगा कि नहीं, हम एज अ लिंक और टॉप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बीच में लिंक का काम नहीं करेंगे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ इनके बीच में, ऑपरेशन लेवल काम करने से मना कर दे, तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वही चीज़ें होंगी, केओस होगा, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो वही कहना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर है, सबको करना जरूरी, किसी एक के करने से नहीं होगा, ठीक। अब लास्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का, 3 दिया हुआ है, ग्रोथ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, जब लड़ने में ही, झगड़ने में ही टाइम वेस्ट करोगे तो ग्रोथ का सोच नहीं सकते। दूसरा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलग अलग लोग जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका अलग अलग फंक्शन होता है, राइट। तो वो अलग अलग फंक्शन, जैसे यहाँ पर भी है, कोई इंसान प्लानिंग कर रहा होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन में बिजी होगा, कोई स्टाफिंग में बिजी होगा, राइट, अलग अलग फंक्शंस में बिजी होगा। तो वहाँ उस फंक्शन को एक डायरेक्शन देने के लिए, यूनाइट करने के लिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। और स्पेशलाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग लोग जो रहते हैं, क्योंकि कंपनी में जैसे टॉप लेवल में ही है तो लोग बहुत अच्छे जगह से डिग्री लेकर आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हम इस चीज़ में स्पेशलाइज हैं, मेरे बिना तो कंपनी चल ही नहीं सकती, वो ये सोचने लगते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, उन्हें ये दिखाना कि एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक स्पेशल नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग खाना बना रहे हैं तो नमक की अलग इंपॉर्टेंस है, काली मिर्च की अलग इंपॉर्टेंस है, मुझे खाना बनाने नहीं आता है, सॉरी, हल्दी की अलग इंपॉर्टेंस है, मतलब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग स्पाइसेस की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई एक स्पेशल नहीं होता है, सबकी अहमियत होती है, राइट। अब क्रिकेट में ही देख लो, क्रिकेट का एक टीम है, राइट, तो उसमें सबसे हर कोई एक अच्छा बॉलर है, राइट, कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई अच्छा विकेट कीपर है, राइट। तो अलग अलग ग्रुप में लोगों की अहमियत होती है, ठीक। तो सबके इंडिविजुअल के एफर्ट्स से ही ग्रुप में काम होता है और गोल अचीव हो पाता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से, पहले तो आज हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे नोट्स का, जो कि हम भूल गए थे करना, सॉरी फॉर दैट, वो हम जल्दी से कर देंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।